हेलो एवरीवन। अपने एंशियंट इंडियन एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम अपने तीसरे टॉपिक वैदिक सभ्यता एवं महाजनपद काल से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और इस क्रम में यह हमारा पहला भाग है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आर्य शब्द इंगित करता है, ऑप्शंस हैं प्रजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या फिर श्रेष्ठ वंश को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ वंश से है। आपको बता दें कि सबसे पहले आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है और ऋग्वेद में इसके लिए 36 बार प्रयोग किया गया है। इसके अलावा आर्य एक संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, और यह एक सामान्यतः वंश को इंगित करता है। तो यहाँ से हम लोगों को तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि आर्य शब्द कहाँ से लिया गया है। तो आर्य शब्द ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो 36 बार किया गया है। और आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? तो आर्य शब्द का मतलब होता है कुलीन या फिर श्रेष्ठ वंश या फिर कुलीन या फिर श्रेष्ठ। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था? ऑप्शंस हैं शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में बताया कि आर्य जो है वह आर्कटिक प्रदेश से आके भारत में बस गए। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आर्यों के आगमन से संबंधित विद्वान और उनके मत। तो इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ऑप्शंस हैं सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मूलर या फिर जनरल कनिंघम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय मैक्स मूलर थे और मैक्स मूलर का भी इनके बारे में मत है कि यह मानते हैं कि जो आर्य थे वह भारत में मध्य एशिया से आके भारत में बसे। आर्य कब भारत आए थे? ऑप्शंस हैं 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व, 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व या फिर 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में आर्य भारत में आए और यहाँ पे बस गए। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। सबसे पहला होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसकी टाइम पीरियड से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और वहीं उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। तो इसको भी आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शंस हैं पूर्वी यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, मध्य एशिया से या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आर्य लोग मध्य एशिया से आके भारत में बस गए और यह सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से ही आके भारत में बसे। और इसका सबसे अच्छा प्रमाण है बोगज कोई अभिलेख, जो कि मध्य एशिया या फिर एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है और इसमें 4 वैदिक देवताओं के उल्लेख भी हैं जो कि हमारे वेदों में भी उल्लेखित है। तो इस आधार पर भी मध्य एशिया सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है आर्यों के आगमन से संबंधित। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? ऑप्शंस हैं सौदागर तथा खानाबदोश, शरणार्थी, आक्रमणकारी या फिर अप्रवासी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराया और उनको दस्यु नाम दिया और दस्यु से फिर दास शब्द का निर्माण हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शंस हैं मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजकोई या फिर जूनागढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बोगजकोई अभिलेख एशिया माइनर के ईरान से प्राप्त हुआ है और यह भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। मैंने बताया कि इसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है जो कि वेदों में भी किया गया है। तो यहाँ से इसका संबंध जोड़ा जाता है कि ईरान से या फिर मध्य एशिया से ही आर्य भारत में आके बसे। उन 4 वैदिक देवताओं के नाम भी महत्वपूर्ण है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनके नाम इस प्रकार हैं इंद्र, वरुण,
मित्र और नासत्य। ये 4 वैदिक देवता हैं जिनके उल्लेख बोगज कोई अभिलेख और हमारे वेदों में भी प्राप्त होता है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु क्षेत्र या फिर दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु प्रदेश को मानी जाती है। अब ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या था? अगर हम भारत के नक्शे पे ध्यान दें तो जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था यहाँ पे सिंधु नदी प्रवाहित होती है और सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र था उसे ही सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। उन नदियों के नाम भी महत्वपूर्ण है और वहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें थी सिंधु नदी और सिंधु की 5 सहायक नदियाँ और उसके अलावा सरस्वती नदी। इन 7 नदियों के सम्मिलित क्षेत्र को ही सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है और आर्य सबसे पहले भारत में आके यहीं पे बसे थे। तो इन नदियों के नाम भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली नदी है सिंधु, दूसरी है झेलम, तीसरी है चिनाब, चौथी है रावी, 5वीं है सतलज, 6ठी है व्यास और 7वीं है सरस्वती। ये नाम भी महत्वपूर्ण है तो इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल है? ऑप्शंस हैं मध्य एशिया व दक्षिणी रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर मध्य अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया और दक्षिणी रूस इंडो आर्यनों का मूल निवास था। अब यहाँ दोनों ऑप्शन ए और बी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केवल मध्य एशिया होगा तो यही आंसर होगा और मध्य एशिया के साथ दक्षिणी रूस का भी नाम दिया जाएगा तो ये सबसे सटीक आंसर होगा। इसी वजह से मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत व्यक्ति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या फिर एक उत्तम व्यक्ति। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब क्या है? एक उत्तम व्यक्ति या एक श्रेष्ठ व्यक्ति या फिर एक कुलीन व्यक्ति। और सबसे पहले आर्य का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद में इसके लिए कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो कुल 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। सुमेलित कीजिए आर्यों के निवास स्थान और उससे संबंधित मत। जैसे सबसे पहले कॉलम में दिया गया है विद्वान और दूसरे कॉलम में वो विद्वान किस मत को मानते हैं कि ये आर्य जो है वह कहाँ से आके बसे। सबसे पहला नाम है बाल गंगाधर तिलक का, दूसरा है विलियम जोन्स का, तीसरा है स्वामी दयानंद का और चौथा है पी गाइल्स का। इधर मत में यूरोप, आर्कटिक प्रदेश, हंगरी या फिर यूरोप और चौथा है तिब्बत। सबसे पहले अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनके अनुसार आर्य आर्कटिक प्रदेश से आके भारत में बस गए। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद विलियम जोन्स का मानना है कि आर्य यूरोप से आके भारत में बसे, तो बी का क्या होगा? बी का पहला। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि आर्य तिब्बती क्षेत्र से आके भारत में बसे, तो सी का क्या होगा? सी का चौथा। और पी गाइल्स का मानना है कि आर्य हंगरी से आके भारत में बसे, तो डी का तीसरा। अगर हम सही आंसर की बात करें तो 2 1 4 3 2 1 4 3 पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी विद्वान हैं और उनके क्या मत हैं कि आर्य कहाँ से आए और भारत में बस गए, उनकी सारी लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ध्यान देंगे। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं मुजवंत, स्वात, मरुवर्मन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को मुजवंत कहा जाता था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या फिर परीक्षित ने। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। और पूछा जाए कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो यह सावित्री को समर्पित है। और अगर पूछा जाए कि गायत्री मंत्र की रचना गुरु विश्वामित्र ने किसके लिए की थी, तो गैर आर्यों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसके अलावा गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यह भी ध्यान देने लायक है कि सावित्री सूर्य देवता का ही नाम था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शंस हैं 1028,
1017, 1128 या फिर 1020? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। अगर बात करें ऋग्वेद की तो इसमें कुल मंडलों की संख्या 10 है। इसमें सूक्तों की संख्या अभी मैंने बताया कि 1028 है। और अगर ऋचाओं की संख्या पूछी जाए तो ऋग्वेद में कुल 10,552 ऋचाएँ हैं। इसके अलावा अगर ऋग्वेद के लिपि के बारे में पूछा जाए तो ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी लिपि है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऋग्वेद से संबंधित ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया गया है? ऑप्शंस हैं सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, वितस्ता नदी को या फिर यमुना नदी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा का उपनाम दिया गया है और ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है तो वह है सिंधु नदी। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि सरस्वती नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है और सिंधु नदी का कितनी बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शंस हैं अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद या फिर यजुर्वेद में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है। गोत्र का मतलब होता है जहां समस्त परिवार का गोधन पाला जाता है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ऑप्शंस हैं ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से। अगर हम वेदों की बात करें तो कुल 4 वेद हैं और इनसे संबंधित पुरोहितों के नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि होता का संबंध किससे है, तो होता जो था वह ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके अलावा यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था और वहीं सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। तो ये चारों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शंस हैं इंद्र, विष्णु, सूर्य या फिर ब्रह्मा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। और अगर बात करें तो इंद्र शब्द का ऋग्वेद में कुल 250 बार उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं। ऑप्शंस हैं अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या फिर विष्णु को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त देवता इंद्र को समर्पित हैं और ऋग्वेद में कुल 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि दूसरे देवता थे जो सबसे ज़्यादा प्रमुख थे और इनके लिए कुल 200 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का मतलब किलों को तोड़ने वाला। इनको युद्ध का देवता भी कहा गया है ऋग्वेद में। तो ये पुरंदर नाम और युद्ध के देवता किसे कहा गया है? इंद्र को। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अग्नि को मध्यस्थ देवता भी कहा गया है। लोगों का मानना था कि ईश्वर और लोगों के बीच अग्नि मध्यस्थता का काम करती है और हम जो भी अग्नि में आहुति देते हैं वह सीधे ईश्वर को प्राप्त होता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शंस हैं अस्कनी और सुवस्तु का, पुरुषणी का, कुभा और क्रुमु का, विपाशा का और सुतुद्री का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुभा और क्रुभु अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जो कि अफगानिस्तान और आर्यों के संबंध के सूचक हैं क्योंकि इनका उल्लेख वेदों में किया गया है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ऋग्वेद में कुल 4 अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख मिलता है जिसमें पहली है कुभा, दूसरी है क्रुमु, तीसरी है गोमती और चौथी है सुवास्तु। इन 4 नदियों का उल्लेख वेदों में मिलता है और इनके आधुनिक नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुभा का आधुनिक नाम है काबुल, इसी के साथ क्रुमु का आधुनिक नाम है कुर्रम और गोमती का आधुनिक नाम है गोमल तथा सुवास्तु का आधुनिक नाम है स्वात। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाए कि कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं तो वर्तमान में अफगानिस्तान में, और इनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। इसके अलावा कुभा का आधुनिक नाम काबुल है, क्रुमु का आधुनिक नाम कुर्रम है
और गोमती का आधुनिक नाम गोमल तथा सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवेस्ता एजेंद या फिर अवेस्ता ईरानियों की एक पवित्र पुस्तक है। और अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत सारे शब्द समान हैं, जिसके कारण आर्यों का और ईरान के लोगों का संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऑप्शंस हैं देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या फिर ब्राह्मी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से या फिर सामवेद से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। और इसके अगर रचयिता की बात करें तो वे थे विश्वामित्र। और पूछा जाए कि यह गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सावित्री देवता को समर्पित है, जो कि सूर्य देवता का ही अन्य नाम है। और अगर पूछा जाए कि विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र की रचना क्यों की थी, तो गैर आर्य लोगों को आर्य बनाने के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऑप्शंस हैं पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या फिर ब्राह्मण के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में अघन्य शब्द गायों के लिए प्रयोग किया गया है। और अघन्य शब्द का मतलब क्या होता है? जो वध करने योग्य न हो। यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि गायों का विशेष महत्व था वैदिक सभ्यता में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या फिर तैत्तरीय ब्राह्मण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक पहला है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी। अगर गोपथ ब्राह्मण की बात की जाए तो यह अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरेय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक कॉलम में वैदिक नदियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में उनके आधुनिक नाम। सबसे पहला है कुभा, दूसरा है पुरुषणी, तीसरा है सदानीरा और चौथा है सुतुद्री। इधर गंडक, काबुल, रावी और सतलुज। सबसे पहले कुभा की बात करें तो यह अफगानिस्तान में प्रवाहित होती थी और इसका वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम काबुल है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का दूसरा। इसके अलावा पुरुषणी की बात करें तो पुरुषणी का आधुनिक नाम है रावी, तो बी का हो जाएगा तीसरा। इसके अलावा सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक नदी, तो सी का पहला। और सुतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज नदी, तो डी का चौथा। सही आंसर क्या होगा? 2 3 1 4। 2 3 1 4 नहीं है, गलत हो जाएगा। 2 3 1 4 बी इज द राइट आंसर। मैं फिर से बता दूं कि इन सभी नदियों के आधुनिक और प्राचीन नाम की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से उसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस हैं यदु, पुरु, तुर्वस या फिर किक्कट। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किक्कट जो है वह ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऋग्वेद में पंचजन का उल्लेख किया गया है, जिसमें यदु, पुरु, तुर्वस और अनु तथा द्रुह्यु, ये 5 नाम मिलते हैं। तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऑप्शंस हैं केनोपनिषद में, विष्णु पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण में या फिर अथर्ववेद में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। और पूछा जाए कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।